तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सोनीपत के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमेश बत्रा जी। सर बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। नमस्कार। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, और बहुत बहुत आपका स्वागत है। और खुशी महसूस होती है मुझे जब एक सीनियर पर्सन के साथ मेरे को बैठने का मौका मिलता है और एक नॉलेज मिलती है, एक जो एक्सपीरियंस आपने गेन करा है, एक धार जो आती है, वो मज़ा अभी जो हाल फिलहाल में चीज़ें होती हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनके साथ कम आता है। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बातचीत करूं और अपने जीवन के अनुभव को आपके साथ शेयर करूं। तो जो भी मैंने ज़िंदगी में सीखा है मैं प्रयास करूंगा कि मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। सर दिल पे बहुत सारे गाने हैं कि दिल का मामला है, दिल आशिकाना, तो क्या है ये दिल? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, दिल तो दो प्रकार के हैं ना। एक तो है जो आप बातें कर रहे हैं, दिल है आशिकाना, वो तो प्रेम की बात है जी। वो तो प्रेम की बात है, वो तो प्यार की बात है। और एक है हमारा हार्ट। हार्ट को भी दिल कहते हैं। तो हार्ट तो हमारे शरीर के अंदर बाईं तरफ पड़ा हुआ एक पंप है जी। जो 24 घंटे धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। तो दोनों बातों में फ़र्क है, एक है दिल, दूसरा है हार्ट। तो बेसिकली मेरा ख्याल है आप मेरे से दिल की बातें कम करेंगे और हार्ट की बातें ज़्यादा करेंगे। अच्छा, दोनों दिल अलग अलग हैं ये? एक प्रेम मोहब्बत की बातें हैं, उसको दिल कहते हैं, और जो हार्ट जिससे हम जिंदा हैं, जो हमारी गाड़ी का पंप है, उसको हम हार्ट कहते हैं। ऐसा भी कह देते हैं सर लोग कि दिल में बसा लिया है, तो छोटे से दिल में कैसे बसा लेते हैं? वो एक भावनात्मक बातें हैं। माँ अपने बेटे को दिल में बसा लेती है, पुत्र को पिता बसा लेता है, पति पत्नी को बसा लेता है, प्रेमी प्रेमिका को बसा लेता है। वो तो एक भावनात्मक बातें हैं। हार्ट के अंदर तो ब्लड के सिवा कुछ नहीं है। जी। तो सर अब हम इस खूनी हार्ट की तरफ चलते हाँ, हैं। हम खूनी हार्ट की तरफ चलते हैं। तो खूनी हार्ट की सर हम बात करते हैं तो सबसे पहला किस्सा जो आपको लेकर के है, पहला स्टेंट जो है सोनीपत में डालने वाले डॉक्टर रमेश बत्रा थे। देखिए, मैं तो स्टेंट नहीं डालता। मैं सच आपको बोलूं तो मेरा स्टेंट डालना मेरा काम नहीं है। मगर ये तो एक सत्य है, वो तो एक पक्की हिस्ट्री है कि 2000 में पहला जो स्टेंट था हरियाणा का पहला स्टेंट हमारे यहाँ पे बत्रा नर्सिंग होम ओल्ड एसी रोड में डला था। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उस समय पीजीआई रोहतक, इवन मेदांता, गुड़गांव के बड़े बड़े हॉस्पिटल, इसमें कहीं भी कैथ लैब नहीं होती थी। मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात बताता हूँ कि दो प्रकार के शहर हमारे शहर में हैं। एक है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बॉम्बे है, पूना है, मद्रास है, मुंबई है, कलकत्ता है। एक ऐसी सिटी है। एक कहते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल। आज 2024 में हम बैठे हैं। अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए, आज से 24 साल पहले सन 2000 में यहाँ सोनीपत की स्थिति क्या थी, कैसी डेवलपमेंट थी, कैसी सड़कें थी, कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी? कुछ भी नहीं था, प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। उस समय पे जो स्टेंट डालने की मशीन होती है उसका नाम है कैथ लैब। इंडिया के डिस्ट्रिक्ट लेवल की, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, भारतवर्ष के डिस्ट्रिक्ट लेवल की पहली कैथ लैब और हरियाणा की पहली कैथ लैब सोनीपत में बत्रा नर्सिंग होम में लगी। और वहाँ पे ही हार्ट के अंदर पहला स्टेंट, पहला छल्ला डाला गया सन 2000 में। 2000 और आज 2024 है। और डालने वाले जो थे उनका नाम है डॉक्टर बलबीर सिंह, जो एम्स में से हार्ट का डीएम करके निकले थे। उन दिनों में दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में थे, आजकल वो मैक्स हॉस्पिटल में चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जी। उनका नाम डॉक्टर बलबीर सिंह है, जिन्होंने स्टेंट डाला था। और जिस व्यक्ति ने छल्ला डाला था वो सिक्का कॉलोनी के रहने वाले थे। और पहला हार्ट अटैक वाला पेशेंट जिसको छल्ला डाला था, वो सत्य है, वो हिस्ट्री है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हरियाणा का पहला स्टेंट सोनीपत में यहाँ हमारे ही हॉस्पिटल में डला। अब आ जाते हैं सर एक कंट्रोवर्सी पे। ये वैसे तो चीज़ क्लियर करी है कि आप स्टेंट नहीं डालते हैं और डॉक्टर का भी आपने नाम बता दिया। डिग्री पे कुछ लोग सवाल उठाते हैं। हालांकि मैं समझता हूं जब एक व्यक्ति ग्रोथ करता है तो कुछ लोग एंटी होते हैं,
वो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, तो उस चीज पर क्या जवाब आप देते हैं? देखिए, मैंने कोई एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी मैंने नहीं कर रखी, मैंने कभी छुपाया भी नहीं और मैंने कभी किसी बोर्ड पे अपने आप को नहीं लिखा। बट निश्चित तौर पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के पश्चात मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में, जैसे जीबी पंत हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, स्कॉट्स है, वहाँ पे जाके मैंने हार्ट की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स कई महीने तक ली। मैं वहाँ पे रहा, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट का मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है। मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेंट की बात तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हार्ट का, वो डेफिनेटली मैंने वो शिक्षा प्राप्त की, अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव के आधार पे धीरे धीरे मैं हार्ट के अंदर ही काम करता चला गया। एक समय था जब हार्ट से सब लोग डरते थे। सबसे पहला आईसीयू इस शहर का, इस जिले का, ना इस शहर का, इस जिले का, आजकल तो हर हॉस्पिटल में आईसीयू नाम की जगह है। आईसीयू में क्या होता है? कार्डियक मॉनिटर्स होते हैं, डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। जो पहला हार्ट का आईसीयू डिफिब्रिलेटर था वो डेफिनेटली बत्रा नर्सिंग होम में लगा। पहली टीएमटी, पहली इको कार्डियोग्राफी की मशीन, पहली कैथ लैब, वो लगाने का जो सौभाग्य है वो निश्चित तौर से हमें है। अब मैं ये कहूँ कि मैंने कोई डीएम कर रखी है, मैंने कोई एमडी कर रखी है, मैंने कभी किसी भी कागज़ पे अपने आप को नहीं लिखा। मगर जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी बढ़ती चली गई, मैंने हार्ट का ही इलाज, मेरा जो अपने आप में जो मेरा इंटरेस्ट था वो हार्ट में डेवलप होता चला गया। उसका भी एक कारण है, हार्ट में काम करने का भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि उन दिनों में मैं उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में था। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मैं जब ट्राइबल एरिया से लौट के आया तो मुझे सारी बात देखने के बाद ऐसा लगा कि इनकी डेथ तो मतलब मरना तो सब ने है, मगर मुझे ऐसा लगा कि ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ट्रीटमेंट उस स्टैंडर्ड की नहीं दी गई जो कि दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उस प्रकार की सुविधाएं हार्ट की उस समय पे नहीं थी शहर के अंदर। तो मेरे मन ने कहा कि मैं हार्ट का ही काम करूंगा। उस लगन ने मैंने बाकी सारे डिपार्टमेंट छोड़ के अपने आप को हार्ट में ही कंसंट्रेट करना शुरू किया और धीरे धीरे अनुभव लेते हुए मैं हार्ट के अंदर ही अपना अनुभव, मैंने डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि हार्ट का अनुभव से मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ। आप मुझे कहें जी डिग्री के ऊपर है, तो मुझे ये सत्य मानने में कोई कष्ट नहीं होता, कोई शर्म भी नहीं आती कि अगर मेरे पास एमडी की डिग्री नहीं है तो नहीं है, डीएम की डिग्री नहीं है तो नहीं है, मगर हार्ट का अनुभव डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करते करते डेफिनेटली वो मुझे प्राप्त है और उसके सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूं। और कोई जो है कलंक या कोई दाग जो है पेशे से संबंधित आप पर नहीं लगा, ये बहुत बड़ी चीज मैं समझता हूं कि एक उम्र बीत जाने के बाद में कई बार कुछ गलत हो जाता है पर वो चीज नहीं हुई, तो वो बताता है कि अनुभव सावधानी से और तरीकेवार तरीके से जो है ना सर आपने प्रैक्टिस करी है और उसी के बदौलत आप आज बैठे हुए हैं और शहर में नाम है। अब सर एक हॉस्पिटल, मैं आपको इस बात पे रोकूंगा, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। जीवन में कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई इंसान ना भूत में था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में है, कभी किसी ने गलती नहीं की। परफेक्ट तो केवल ईश्वर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% तो केवल ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर ही रहेगा। बिल्कुल हम जैसे और आप जैसे इंसान कैसे ईश्वर बन सकते हैं? मैं एक ही बात कह सकता हूँ, निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, एक गलती होती है जाने में, एक गलती होती है अनजाने में। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि जाने में मैंने किसी भी मरीज का अपने 42-43 साल के मेडिकल लाइफ में मैंने जाने में किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ चीटिंग नहीं की, अनजाने में भूल हो गई हो कहीं और किसी का कुछ नुकसान हो गया हो, वो मैं तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अनजाने में मैंने आपको कोई गलती कर दी, आपका कुछ नुकसान हो गया, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हैं वो। इंटेंशनल मिस्टेक मैंने किसी मरीज के साथ कभी करने का प्रयास ना किया, ना करूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक नहीं करूंगा। फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया कुल मिला के? नहीं, भगवान है, देता रहता है, उसकी कृपा है तो आप पत्थर से भी हीरा बन जाते हो जी, उसकी कृपा है ना, उसकी कृपा से ही तो इंसान बनता है, पत्थर से भी हीरा बन जाता है। तो वो एक अलग विषय है कि ईश्वर की कृपा अगर आपके पास है तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हो।
वो उसमें आपकी अपनी मेहनत है, अपनी लगन है, वो सब बात है। मगर इंटेंशनली मैंने किसी का नुकसान किया हो, किसी को मिसगाइड किया हो, किसी से गलत पैसे ले लिए हों, ये आरोप तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जी सर, अब चलते हैं एक प्रोफेशनल और एक बिजनेसमैन की तरह से अगर देखा जाए तो उसमें भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अक्सर देखता हूं कि कुछ छोटे क्लिनिक्स होते हैं या छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वो वहीं पर रह जाते हैं, पर आपने जो है, अगर डॉक्टर लाइन की बात करी जाए हमारे शहर में, तो ओल्ड सी रोड से उठ करके निदान हॉस्पिटल जो है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया जहां पर ब्लड बैंक भी था और बहुत बड़े लेवल का काम वहां पर किया। ये सोच कैसे आती है और कैसे प्लानिंग इस चीज की होती है? हालांकि अब आप सेपरेट हैं उस चीज से, लेकिन ये अचीवमेंट भी एक मैं मानता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है ये आपने हासिल करी है। देखो, ऐसा होता है कि जब से मैं इस जीवन में आया हूं, जब से मैंने होश संभाला, मेरे मन में एक ही बात हमेशा रही है कि डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, डू समथिंग पॉजिटिव इन लाइफ। कुछ अलग, कुछ पॉजिटिव ज़िंदगी में करना चाहिए। ये जो एक जोश और जुनून, ये जब से मैंने होश संभाला, मैंने जवानी में कदम रखा, तो प्रोफेशनली मेरे मन में हमेशा ये बात रहती थी कि मुझे जीवन में कुछ अलग ही करना है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है। अलग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुरा भी अच्छा आप अलग हो सकता है, अच्छा भी अलग हो सकता है। अलग करना है और अच्छा करना है। जब ये आपके मन में एक दृढ़ इच्छा होती है, कामना होती है, जब एक विश्वास होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, तो वो आपकी राह अपने आप बनती चली जाती है। और मैं दोबारा इस बात को बिल्कुल खुले मन से कहता हूँ कि बिना ऊपर वाले की कृपा के ये सब काम कोई भी जीवन में नहीं कर पाता। हर इंसान मेहनत करता है क्या? सभी इंसान 100 में से 90 नंबर लाते हैं क्या? हर बच्चा मेहनत करता है क्या? सभी बच्चे 97-98% नंबर ला पाते हैं क्या? जवाब है नहीं। आपकी मेहनत भी चाहिए, आपकी ईमानदारी भी चाहिए, आपका हार्ड वर्क चाहिए, आपकी सिंसियरिटी चाहिए, एंड अबव ऑल मैं 100% इस बात का बिलीवर हूँ कि सबसे अच्छी, जो अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है तो आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। एक कम्बिनेशन है हार्ड वर्क प्लस ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, देन यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। और वो अगर आपके पास आती है तो जीवन अपने आप जो है बड़े से बड़ा होता चला जाता है। ये दोस्तों मोटिवेटिंग लाइंस, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकती कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब काम चलेगा। अच्छा सर, ये बचपन में आपने सोच लिया था कि भाई फैमिली को ही मैंने जो है सबको मेडिकल प्रोफेशनल्स बना देना है, क्योंकि दोनों बेटे डॉक्टर्स हैं? ऐसा कोई सोचना तो सभी सोचते हैं कि मेरे बेटे अच्छे बने, सभी सोचते हैं। वो हमारे घर में एटमॉस्फेयर ऐसा था, डॉक्टरी है तो बड़ा बेटा जो है मेरा, उसका नाम अंकुर बत्रा है, वो उसने डीएम करी, उसने पहले एमबीबीएस करी, फिर एमडी करी, फिर इकोकार्डियोग्राफी में उसने 1 साल की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करी, फिर उसने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में डीएम करी, फिर लगभग 8 साल से वो काम कर रहा है। तो ऐसे ही जो छोटा बेटा है वो, उसने रेडियोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था, उसने एमडी रेडियोलॉजी, डीएनबी रेडियोलॉजी, फिर उसने इंग्लैंड में जाके स्पेशलाइजेशन करी। आजकल वो इंग्लैंड में काम कर रहा है, छोटे वाला बेटा जो है मेरा, और बड़े वाला जो है वो मेरे साथ काम कर रहा है। कभी सर बेटे से ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि मैंने सोनीपत में ही जो है डेवलपमेंट दी है, सेवाएं भी दी हैं, तो बाहर की कंट्री में जाना? बाहर की कंट्री, देखो सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा हूं। 1968 से आरएसएस का मेंबर हूं मैं, और मुझे उस बात का गर्व है, मुझे उस बात की कोई शर्म नहीं है। और उन्होंने हमें ये बताया कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना आना चाहिए। तो ये जो फीलिंग है, ये इसने मेरे को कभी नहीं कहा कि अब बाहर जाओ। हालांकि मेरा एक बेटा बाहर चला गया, मैंने पूरा प्रयास किया वो ना जाए, वो देश में ही रहे, हो सकता है वो लौट के भी आ जाए। मगर हमारे संस्कार ऐसे हैं कि समाज ने आपको जो कुछ दिया है उसके बदले में आपको समाज को, देश को देना चाहिए। इसलिए मैं बाहर जाने की मेरे कल्पना भी नहीं हो सकती कभी भी। जी, अब सर वापस हम खूनी दिल पर आ जाते हैं। आजकल पेस मेकर, मैकेनिकल हार्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। उससे पहले एक जो चेकअप होता है सर कि ब्लॉकेज आ गई है, उसके लिए तार डाली जाती है, एक एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी शायद उसे कहते हैं। तो क्या उस टेस्ट के बगैर पता नहीं लगाया जा सकता कितनी ब्लॉकेज है, कहाँ ब्लॉकेज है?
देखिए हार्ट के अंदर डिफरेंट लेवल के टेस्ट हैं। साधारण ईसीजी है, कई बार हमें सिर्फ ईसीजी करते ही पता लग जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है, और 100% हम कह देते हैं कि आपको हार्ट अटैक ही है, ओनली एंड ओनली इट्स हार्ट अटैक। जिसको ईसीजी पढ़ने का ज्ञान है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हार्ट अटैक और ईसीजी नॉर्मली आती रहती है। अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल ही आ रही है तो हमें ईसीजी से ऊपर लेवल के टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे ब्लड के कुछ टेस्ट हैं, उनका नाम है CPK, CKMB, ट्रॉपाई। ये हार्ट के स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, ये ब्लड के टेस्ट हैं। बहुत बार हमें वो सहायता करते हैं कि मरीज को हार्ट अटैक है कि नहीं है। फिर इको टेस्ट है, वो हमारी मदद करता है। स्ट्रेस इको टेस्ट है, CT एंजियोग्राफी है, स्ट्रेस थेलियम है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। और फिर लास्ट ऑफ ऑल एंजियोग्राफी है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर मरीज की एंजियोग्राफी की जाए। मैंने तो लाखों मरीज देखे होंगे, तो क्या लाखों की हमने एंजियोग्राफी कर दी? जवाब है नहीं। जिस लेवल का टेस्ट जिस मरीज को आवश्यक है, जहां तक पहुंच के हमारा डायग्नोसिस फाइनल हो जाए, हम वहीं रुक जाते हैं। लाखों मरीजों की हमारे यहाँ पे एंजियोग्राफी पेशेंट हमने देखे होंगे कि सबकी एंजियोग्राफी थोड़ी की है। बहुत लोगों को हमने स्ट्रेस इको के बाद कह दिया आपका तो हार्ट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं करना। CT एंजियोग्राफी के बाद कह दिया कि आपको कुछ भी नहीं करना, कोई एंजियोग्राफी की आवश्यकता नहीं है। आज भी होता है हमारे पास, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारी एंजियोग्राफी कर दो। जांच करने के बाद हमें लगता है उसको आवश्यकता ही नहीं है। 2 प्रकार के टेस्ट कार्डियोलॉजी में है, एक है इन्वेसिव टेस्ट, एक है नॉन इन्वेसिव टेस्ट। इन्वेसिव टेस्ट का मतलब होता है शरीर के अंदर जाना, उसमें टेस्ट आता है एंजियोग्राफी। नॉन इन्वेसिव टेस्ट में है ECG है, इको है, TMT है, स्ट्रेस इको है, स्ट्रेस थेलियम है, CT एंजियोग्राफी है। अगर मरीज का काम बिना शरीर के अंदर घुसे हम डायग्नोसिस फाइनल कर सकते हैं। मैंने कभी इन्वेसिव टेस्ट एडवाइस नहीं किया, एंजियोग्राफी एडवाइस नहीं की। हाँ, मगर मान लीजिए कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट से काम नहीं चल रहा और एंजियोग्राफी से ही पता चलेगा कि ब्लॉकेज कितनी है, निश्चित तौर से मैं उसको एडवाइस करूंगा। और अगर मान लो मैंने एंजियोग्राफी एडवाइस नहीं की और उसकी ब्लॉकेज ज़्यादा है और कल को हार्ट अटैक हुआ मेजर उसको और उसकी डेथ हो गई, तो उसका दोषी तो मैं हूं ना। फिर तो मैं ऐसा दोष अपने सिर क्यों लूं? मैं वो काम करता हूं जिससे पेशेंट की जान भी बचे, जिससे पेशेंट का पैसा भी बचे, जिससे पेशेंट का कष्ट भी बचे, उसकी जान भी बचे, उसका पैसा भी बचे। इस लाइन के आधार के ऊपर हम पेशेंट को टेस्टिंग की एडवाइस देते हैं कि उसके लिए कौन सा टेस्ट चाहिए। सर, जो डाला जाता है एक तार, उसमें क्या कैमरा रहता है? आजकल टेक्नोलॉजी बहुत, पहले मैं सिंपल एंजियोग्राफी आपको बताता हूं कैसे होती है। जब हम बत्रा नर्सिंग होम में थे, हमने एक लाइव डेमो किया था। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि हमने एंजियोग्राफी और छल्ला डाला था बत्रा नर्सिंग होम में, और उसके सामने एक डिलाइट नाम का मैरिज हॉल था, वहाँ पब्लिक बैठी थी और लाइव ट्रांसमिशन करके हमने दिखाया था कि एंजियोग्राफी कैसे होती है। एंजियोग्राफी हाथ की इस नस से, यहाँ 2 नसें हैं, इन दोनों में से किसी नस से, पैर में 2 नसें हैं, दोनों में से किसी नस से, 6 जगह से एंजियोग्राफी हो सकती है। 2 नसें यहाँ, 2 नसें यहाँ, 2 नसें यहाँ, 6 जगह से एंजियोग्राफी हो सकती है। बल्कि यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। यहाँ से एक तार पहले अंदर जाती है, वो हमारी हार्ट की जो मेन आर्टरी होती है, जो एओर्टा होती है, उसके रूट तक जाती है, और उस रूट से लेके वहाँ पर रख के उस एंजियोग्राफ तार तक पहुँच के अंदर तक कॉर्नरी आर्टरी जो होती है, जो हार्ट की नस है, उसके अंदर चली जाती है। उसके ऊपर से एक कैथेटर जाता है, फिर हम उस तार को निकाल लेते हैं, उस कैथेटर को, उसकी टिप को वहाँ तक पहुँचा के बाहर से एक दवाई जो है, जिसको डाई कहा जाता है, वो एक डाई ऐसी होती है कि जो दिखती है, साथ के साथ कंप्यूटर चलता रहता है, एक मशीन के द्वारा किरणें आती हैं, और किरणों से वो जो दवाई हम नस के अंदर डाल रहे हैं, वो सामने हमने बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है कि इतनी लंबी नस है, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ इसकी ब्रांचेस जा रही हैं, वो बिल्कुल क्लियर लाइव दिखता है। तो इस प्रोसीजर को एंजियोग्राफी कहा जाता है। और जो सवाल है एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी का मतलब है खून की, हार्ट की खून की नस को खोलना, गुब्बारे से खोलना, उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसको कहते हैं स्टेंट। स्टेंट का मतलब है छल्ला। छल्ला जो होता है एक छोटा सा, अब ये मान के चलिए जैसे हमारे पेन होते थे, दबाते थे और हम उसमें से एक मेटल का एक छोटा सा लंबा सा पतला सा वो निकल आता है, जो स्प्रिंग टाइप का, इट इज़ ए लाइक ऑफ स्प्रिंग। वो जो है एक छल्ला जो है स्प्रिंग टाइप की चीज़ होती है, डिफरेंट मेटल का बना होता है, डिफरेंट मटेरियल का बना होता है।
उसको जो है हम वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, वहाँ रखते हैं और उसको फुलाते हैं। तो एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, एंजियोग्राफी इलाज नहीं है, एंजियोग्राफी टेस्ट का नाम है। उसके बाद स्टेप है एंजियोप्लास्टी, जिसका मतलब है गुब्बारे से नस को खोलना। एंड तीसरा स्टेप है स्टेंटिंग, कि उस जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे उस छल्ले को ले जाके रखना, उस छल्ले को फुलाना, ताकि वो जो हमने गुब्बारे से नस खोली है वो खुली रहे, दोबारा से बंद ना हो जाए। बहुत अद्भुत तरीके से जो है ना आपने समझा दिया है। ये एक्सपीरियंस है सर, जो इतना उम्र का एक तजुर्बा होता है वो इतना एक्सप्लेन करके आपने समझा दिया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, वो जो मेटल का स्प्रिंग लगाया गया, नस के अंदर प्लेस कर दिया गया, वो उसकी कोई लाइफ वैलिडिटी है, अंदर ही मेल्ट हो जाएगा, या वो परमानेंट जब तक इंसान है तब तक वो रहेगा? स्टेंट 3 प्रकार के हैं। जैसे इवोल्यूशन होता है साइंस का, शुरू में स्टेंट जो बने थे उसको कहते थे हम बेयर मेटल स्टेंट, मेटल के स्टेंट बने होते थे, वो घुलते नहीं है। उसके बाद आया ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। ड्रग इल्यूटिंग का मतलब यह है वो मेटल का ही स्टेंट है, मगर उसके ऊपर जो है दवा जो है कोट कर दी गई है, ड्रग इल्यूटिंग। और उस दवा जो है वो धीरे 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 उसमें से, उस स्टेंट में से निकलती रहती है ताकि स्टेंट दोबारा बंद ना हो जाए, उसको कहते हैं ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। फिर थर्ड जनरेशन ऑफ स्टेंट है जिसको कहते हैं सेल्फ एब्जॉर्बिंग स्टेंट। वो मेटल के नहीं बने होते, वो एक केमिकल के बने हैं। आपने जाके उसको इम्प्लांट कर दिया और वो धीरे 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 6 महीने के अंदर घुल के स्टेंट समाप्त हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। तो 3 प्रकार के स्टेंट हैं, बेयर मेटल स्टेंट, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, सेल्फ एब्जॉर्बिंग स्टेंट। तो तीनों की इंडिकेशंस अलग हैं। आजकल बेयर मेटल स्टेंट कोई नहीं लगाता क्योंकि उसके दोबारा बंद होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट ज़्यादा लगते हैं, 90% लोग ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट लगाते हैं। सेल्फ एब्जॉर्बिंग स्टेंट बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, लगते हैं जहाँ बहुत आवश्यकता होती है वो भी स्टेंट लगते हैं। सर, अब एक चीज आती है कि एक टीके में जो है ब्लॉकेज खोल दी जाएगी। अब ये कितना कॉस्टली है, और क्या एक टीके में ब्लॉकेज खुल जाती है और हार्ट अटैक का रिस्क खत्म हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि हार्ट अटैक जो है ना, मोटे तौर पे जो जनरल पब्लिक के लिए बात मैं बताऊं तो 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक, एक है नॉन एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक। ये हम ईसीजी से पता कर लेते हैं। जैसे ही पेशेंट की ईसीजी होती है हमें पता लग जाता है ये हार्ट अटैक किस प्रकार का है, एसटी एलिवेशन वाला है या नॉन एसटी एलिवेशन वाला है। अगर मरीज को एसटी एलिवेशन वाला हार्ट अटैक है तो उसको जो आप इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, टेक्निकली उसको कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस का अर्थ है कि अंदर जो थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो खून के थक्के को थ्रोम्बस कहते हैं। खून के थक्के के जमने से हमारी खून की नस बंद हुई, थ्रोम्बस हो गया। लिसिस का मतलब है उस थ्रोम्बस को घोलना, तोड़ तोड़ के टुकड़े 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 करके उसको समाप्त कर देना, उसका टेक्निकल वर्ड है लिसिस। तो थ्रोम्बोलिसिस के इंजेक्शन जो हैं, वो इंजेक्शन की जो इजाद है वो आज से लगभग 50 साल पहले हुई थी। जो पहला थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शन था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकाइनेज, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग नाम से दवाइयाँ आती चली गई, और आजकल जो इंजेक्शन लगता है उसका नाम है टेनेक्टाप्लेस। जो थ्रोम्बोलिटिक हम देते हैं उसका काम है उस थ्रोम्बस को घोल देना। आजकल जो बेस्ट इंजेक्शन आज की डेट में, उसका नाम है टेनेक्टाप्लेस। उसकी कॉस्ट है लगभग 55 से 57 हज़ार रुपये। एक इंजेक्शन की कॉस्ट 55 से 57 हज़ार रुपये। और जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसकी कॉस्ट है लगभग 2 हज़ार रुपये। तो ये इवोल्यूशन है, मगर दोनों में अंतर है। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन है उसको हम ग्लूकोज में एक शीशी में डालते हैं और लगभग 45 मिनट में धीरे 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 हमने उसको देना होता है। उसकी रिएक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उससे आपके बीपी के अप डाउन होने का खतरा ज़्यादा होता है। और दूसरी तरफ है टेनेक्टाप्लेस, जो बहुत महंगा टीका है, मगर हम उसको घोला और घोलने के बाद स्टेट उसको विद इन 5 सेकेंड्स हम पुश कर देते हैं। विद इन 10 सेकेंड्स उसका असर होना शुरू हो जाता है, और अगर वो असर कर जाता है तो मरीज की जान भी बचती है, और उसकी नस जो है, जो थ्रोम्बस है, ख़त्म हो जाता है, उसकी पेशेंट की जान बच जाती है। आधे घंटे में, 1 घंटे में मरीज कहता है जी मेरा तो दर्द खत्म, मैं तो ठीक हो गया। और जो इसको ईसीजी के जो चेंजेस होते हैं वो हमें गाइड करते रहते हैं कि हाँ क्या नस खुल गई है या नहीं खुली, और ईसीजी से हम पता कर लेते हैं कि नस खुल गई है, भगवान का धन्यवाद करो। जी सर, ये इंजेक्शंस के रेट्स की बात हो गई। कॉस्टली ट्रीटमेंट हार्ट का है
तो अब जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब तबके का इंसान है, उसके लिए क्या ये भारी ट्रीटमेंट्स नहीं है पॉकेट पर? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये भारी ट्रीटमेंट है। आपको मैं सत्य बताऊँ तो मैं इन कंपनियों से जो ये इंजेक्शन बनाती हैं, कोई डॉक्टर तो ये बनाता नहीं, फार्मास्यूटिकल वाले बनाते हैं, मेरी इन कंपनियों से लगातार बहस और लड़ाई होती रहती है। मैं उनको कहता हूँ इनकी कॉस्ट घटाओ ताकि ये गरीब आदमी की पॉकेट में आ सकें ये इंजेक्शन, कॉस्ट घटाओ। ये लड़ाई मेरी लगभग 40 साल से लड़ रहा हूँ मैं कंपनियों से, मगर क्या मेरे कहने से, मेरी भावना से, मेरी इच्छा से कंपनियां रेट घटा देंगे क्या? उत्तर है नहीं, उत्तर है नहीं। मैं अपनी बात कहता हूँ, उनके सीनियर बंदे मेरे को मिलने आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि नहीं ये गलत है, इनको कम करो, मिनिमम पे ले आओ। हाँ, कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको 2000 का इंजेक्शन है, वो तो अफोर्डेबल है, वो तो गरीब से गरीब आदमी के लिए भी अफोर्डेबल है। और ऐसा नहीं है, मैं एक आपको और विचित्र बात बताता हूँ, मैं दूसरे अस्पतालों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने अस्पताल की बात कर रहा हूं। गरीब आदमी पैसे की कमी से मेरे अस्पताल में हम मरने तो नहीं देंगे, उसका खत्म लिखा खाता भगवान ने बंद कर रखा हो तो बात और है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। एज ए डॉक्टर मैं किसी की सांस तो नहीं बढ़ा सकता, पर मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा नहीं देखा ना किया कि उसके पास पैसे नहीं है और मैंने उसको ट्रीट ना किया। पैसे नहीं है तो भी उसका इलाज किया, पैसे हैं तो भी उसका इलाज किया, पैसे नहीं थे तो भी हमने 1.5-2 लाख का उसको छल्ला डाल दिया। कोई बात नहीं, दे देगा बाद में ना। बहुत सारे बात ऐसा हुआ कि नहीं दिए पैसे लोगों ने मेरे को, तो मैंने क्या फांसी दे दी उनको? नहीं, कुछ नहीं, नहीं है जी पैसे। ऐसा रिक्शे वाले को लोग आए जिनको हमने छल्ला डाला। ये सत्य घटनाएं बता रहा हूं और कोई अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बता रहा, मगर फैक्ट तो फैक्ट है ना। एक मरीज हमारे पास आया जो अपने कमर पे गेहूं की बोरी उठा के ट्रांसपोर्ट करता था, नरेला से वो व्यक्ति आया, उसको हार्ट अटैक था, बड़ा मेजर हार्ट अटैक था, दवाई से नहीं ठीक हुआ, उसकी एंजियोग्राफी हुई, उसको छल्ला डाला। छल्ला डालने कोई पैसा नहीं लगा, कोई पैसा नहीं उसने दिया। मैं दे दूंगा डॉक्टर साहब, हम भी कह देते हैं कोई नहीं, जब जान ही बचनी है दे देगा पैसे, जो लेस होना था हो गया। 3 दिन बाद कहता जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कहता मुझे रख लो जी, आप मुझे यहाँ नौकरी दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है देने को। तो क्या मैं उसको अस्पताल में रख लूंगा? जवाब था नहीं। मैंने कहा अच्छा कैसे पैसे दे दोगे? कहता जी मैं आपको दूंगा 2000 रुपये महीना दूंगा। अब आप इमेजिन कीजिए, उन दिनों में ये बात है, आज से लगभग 12-15 साल हो गए होंगे, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो उसको मैंने कहा भाई तू कैसे पैसे देगा? कहता है डॉक्टर साहब 2000 रुपये महीना मैं आपको दे जाऊंगा। अब 1.5 लाख का बिल है, 2000 महीना, तो कितने महीने हो गए? 75 महीने। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, तू जा तू। और वो आके 2000 रुपये महीना देता रहा। 6 महीने तक उसने पैसे दिए। 6 महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। 1.5 लाख का बिल 6 महीने आया, 12,000 रुपये दिए, बाकी पैसे उसने आना ही बंद कर दिया। तो क्या मैं उसके पीछे पुलिस भेजूंगा? कुछ नहीं, चला गया, ईश्वर की इच्छा है। और ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिनका हमने इलाज किया होगा। और मैं भगवान से डर के कह रहा हूं ये बात, कोई घमंड से नहीं कह रहा। मेरे अस्पताल में पैसे नहीं भी हैं, पेशेंट नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। उसकी जान ही भगवान ने लेने की ठान रखी हो तो मैं कैसे रोक सकता हूं उसको? ये नहीं है कि पैसे नहीं है तो इंजेक्शन नहीं लगेगा जी, पैसे नहीं है तो आईसीयू में बेड नहीं मिलेगा जी, पैसे नहीं है तो इलाज नहीं होगा जी, पैसे नहीं है तो एंजियोग्राफी नहीं होगी जी। ऐसा कभी नहीं हुआ। लोगों ने 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये मेरे नहीं दिए तो नहीं दिए। उनके देने ना देने से कुछ नहीं होता, देने वाला ऊपर खड़ा है। एक ने नहीं दिए, 10 देने वाले आ गए, 10 ने नहीं दिए, 100 देने वाले आ गए। तो ये तो अपने अपने मन की सोच है कि आप किस ढंग से अपनी जिंदगी को लेते हो। अगर आपके मन में ये सोच है 10 ने नहीं दिए, 100 और भगवान दे देगा, इट्स ओके, ले गया, मेरी किस्मत थोड़ी ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। इन बातों से ना कोई गरीब हुआ है, ना कोई गरीब होगा, ना मैं गरीब हुआ, ना मैं गरीब होऊंगा। मगर मेरे को मन में ये संतोष रहता है कि ये नहीं है कि पैसे नहीं थे और मैंने उसका इलाज नहीं किया। मैंने अपनी आत्मा पर यह बोझ कभी नहीं रखा। 5 उंगलियां सर बराबर नहीं होती, तो सबकी सोच भी आपकी तरह नहीं होती।
अब स्टेंटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने कुछ पेशेंट्स जो हैं, आप तो खैर डॉक्टर हैं, रोज ही पेशेंट्स देखते हैं, एक आधा मरीज जो मैं जानता हूं 3 नसें ब्लॉक हो जाती हैं 80-90% और एक ही नस में जो है 3 स्टेंट की प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये क्या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कितने स्टेंट डलेंगे, या उसकी नसों का कोई हिसाब होता है, ये किस हिसाब से किया जाता है? देखो, ये सच्ची बात यह है कि इस बात का फैसला कि हमने एंजियोग्राफी की और तीनों नसों में ब्लॉकेज निकल आई, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। हार्ट के अंदर 3 मॉडलिटी हैं ट्रीटमेंट की, 3 प्रकार का ट्रीटमेंट हार्ट में होता है सारी दुनिया में। मैं सोनीपत की बात नहीं कर रहा, चाहे वो आप इंग्लैंड में बैठे हों, चाहे आप अमेरिका में बैठे हों, चाहे आप बॉम्बे में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, 3 प्रकार का ट्रीटमेंट। पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई से इलाज, दूसरा है स्टेंट, और तीसरा है बाईपास सर्जरी। तीनों की अलग अलग इंडिकेशंस हैं कि किस मरीज में क्या होना चाहिए। मैं ऐसे कितने मरीज जानता हूं जो हमने इलाज किया, उसकी तीनों नसें बंद थी, मैं सत्य बोल रहा हूं, तीनों नसें बंद थी, और हमें लगा इसकी बाईपास होनी चाहिए। हमने उसको लिखा जी आप बाईपास कराओ, उसने कहा जी मैं तो नहीं कराता। 2 तरीके से व्यक्ति बाईपास नहीं कराता, उसके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बाईपास का खर्चा आज की डेट में भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, ये वेरी करता है। अब किसी के पास खाने को पैसे नहीं है, उसके पास 2 लाख कहाँ से आएंगे। उनका डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा, मैं अब बाईपास नहीं करा सकता। कोई लोग डरते हैं बाईपास से, तो हमने उसको कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई लिख देता हूँ। हमने उनको दवाई लिख दी, रेगुलर दवाई खाते रहे, सालों जी गए, सालों जी गए। वो कैसे जी गए? उनकी भगवान ने लिखी हुई है ना जिंदगी। तो एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, दूसरा है किसी भी मरीज को छल्ला डालना, उसकी डिफाइंड हैं चीजें। अगर आपकी नस 70% से ज्यादा बंद है, मैं शब्द दोबारा यूज कर रहा हूं, 70% से ज्यादा अगर आपकी नस बंद है, ओनली एंड ओनली तभी हम उसमें छल्ला लगाते हैं, नहीं तो हम छल्ला एडवाइज नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मान लो तीनों नसें बंद है, फिर एक चीज आती है कि नस जो है, मान लो इतनी लंबी नस है, वो नस कहां पे बंद है, उसके 3 एरिया होते हैं। जो यहां से नस शुरू हो रही है उसके कहते हैं प्रॉक्सिमल एरिया, फिर है नस की बीच का हिस्सा, उसके कहते हैं मिड एरिया, एक है बिल्कुल नीचे जाके, उसको कहते हैं डिस्टल एरिया। तो नस है प्रॉक्सिमल, मिड और डिस्टल। मान लो किसी मरीज को ब्लॉकेज तो है 80%, मगर वो नीचे जाके, तो क्या करना है? छोड़ दो उसको। बहुत सारी ब्लॉकेजेस ऐसी होती हैं। तीसरी बात यह है कि क्या वो नस डोमिनेंट है या नॉन डोमिनेंट है। डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि नस वो इतनी बड़ी है कि नीचे तक जाके घूम जाती है, हार्ट के एपेक्स तक पहुंच जाती है, वो डोमिनेंट नस है। कोई नस नॉन डोमिनेंट है, छोटी है, यहां से चली और बीच में ही जाके प्रकृति ने उसकी साइज छोटा है और उस नस को वहीं समाप्त कर दिया। प्रकृति ने किया, हमने नहीं किया। उसकी लंबाई छोटी है, उसमें मान लो 90% भी बंद है, छोड़ दो उसको। 90% बंद है, उसको खोलना ही है, स्टेंट लगाना है, कोई आवश्यक नहीं होता। तो ये जो चूज है, पिक एंड चूज है, ये डिपेंड करता है एंजियोग्राफी पे, नस कौन सी है, कितनी लंबी है, प्रॉक्सिमल, मिड या डिस्टल में बंद है, कितने एरिया को सप्लाई कर रही है। क्या एक हम शब्द यूज करते हैं कोलेट्रल, मान लो राइट साइड की नस बंद है और लेफ्ट साइड की नस भगवान ने खोल के नीचे तक उसको ब्लड दे रहे हैं। मैं सैकड़ों ऐसे मरीज जानता हूं जिनकी नस राइट साइड की 100% बंद है, मगर लेफ्ट साइड की नस ने कोलेट्रल बना के, जैसे बाईपास होता है हमारे शहरों में, बाईपास होता है कि एक सड़क बंद है जी, सरकार ने दूसरी तरफ से बाईपास रोड बना के गोहाना अड्डे तक हमें पहुंचा दिया। तो ऐसी प्रकृति ने चीज बना रखी है, बाईपास कर देता है, उसको कोलेट्रल कहते हैं। और कोलेट्रल बन के राइट साइड की नस बंद है और लेफ्ट साइड से कोलेट्रल बन के राइट साइड को सप्लाई कर रही है, ना खोलो उसको, आवश्यकता क्या है उसको खोलने की? उसको छोड़ दोगे तब भी आपका जो है काम चल जाएगा, पेशेंट का हार्ट चलता रहेगा। तो इसलिए ये सब चीजों का डिसीजन केवल एंजियोग्राफी की परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज पे हम लोग नहीं करते। कहां पे नस बंद है, कितनी लंबी बंद है, कौन सी साइट है, कितना उसके लिए डेंजर है, क्या उसको खोलने से पेशेंट की लाइफ, डेंजर टू लाइफ हटेगा कि नहीं हटेगा, उस हिसाब से होता है। एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। आप कुछ मत करो, हल्का सा एंजाइना हो रहा है, कुछ मत करो। मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं, हमारे ही शहर के एक बहुत सीनियर डॉक्टर,
ये सच्ची आप बता रहा हूँ आपको, नाम नहीं बोलूंगा उन डॉक्टर साहब का, हमारे ही शहर के बहुत सीनियर डॉक्टर, उनको 4 स्टेंट डले हुए हैं 15 साल पहले। उनको शुगर भी है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, उम्र भी उनकी 78 साल है। 4 स्टेंट पहले डले हुए, अभी दोबारा एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी में उनकी ब्लॉकेज निकली 2 नसों में। उन्होंने कहा जी छल्ला, हमने कहा जी आवश्यकता नहीं आपको, आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे रहिए। ऐसा होता है बहुत बार, नस तो 75% बंद है, नस 80% बंद है, मगर हमने कहा नहीं छल्ला नहीं डालेंगे। कहते क्यों? डाल दो डॉक्टर साहब, उनका इतना भरोसा है हमारे पे, डाल दो डॉक्टर साहब। मैं कहा नहीं लाभ होगा आपको छल्ला डालने से, आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे रहिए, आप ठीक रहेंगे। ऐसे तो कितने उदाहरण हैं हमारे पास। तो सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और उसके अंदर क्या सिस्टम भगवान ने बना रखा है, कितनी नसें मोटी हैं, पतली हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, उस पर डिपेंड करेगा। आपसे बिल्कुल मैं सहमत हूं, मैं यही आपको कह रहा हूं जी। अब सर आफ्टर स्टेंटिंग कुछ लोगों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। देखो ऐसा होता है, हार्ट अटैक जब भी हम किसी मरीज को कहेंगे, हार्ट अटैक मीन्स ब्लॉकेज, रुकावट, कॉर्नरी आर्टरी जो हार्ट को खून दे रही है, हार्ट को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, उस ब्लड को देने वाली नस को कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं। उसमें जब भी ब्लॉकेज होगी दैट मीन्स हार्ट अटैक। वो थोड़ा कह लो, बड़ा कह लो, 60% कह लो, 70, 80, 90, 100 कह लो, कोई भी मरीज जिसको हार्ट की तकलीफ है उसको लाइफ लॉन्ग खून पतला करने की दवाई खानी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं खाएगा तो दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हार्ट अटैक वाले हर मरीज को खून पतला करने की दवाई चलती है। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि उसको ब्लॉकेज कितनी है, कितनी नसों में है, उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, वो स्मोकर है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, उस आधार पे हम खून पतला करने की दवाई की पावर है। अलग अलग सॉल्ट हैं, एक सॉल्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मान लो उसकी पावर 100 है, एक ऐसा है जो 75 पावर का है, एक 50 पावर का है, एक 25 पावर का है। तो हर पेशेंट को खून पतला करने की दवाई किसी ना किसी पावर की उसकी बीमारी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, तो लेनी ही पड़ेगी। और उस खून पतला करने की दवाइयों से कई बार, मैं हर मरीज में नहीं कहता, मैं ये कहूँगा कि लगभग 5 से 10% मरीजों से ज़्यादा नहीं होते, 90% मरीजों को कुछ नहीं होता। जब हम दवाई को ठीक से साइंटिफिकली सिलेक्ट करते हैं और उसको देते हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती। मगर हाँ 5-10% मरीजों में ब्लीडिंग हो जाती है कहीं से, किसी को बलगम से ब्लीडिंग हो जाएगी, किसी को यूरिन में हो जाएगी, किसी को ब्लड में हो जाएगी, किसी को आँख में, किसी को स्किन में ब्लीडिंग होती है। ये नोन है, सोनीपत में नहीं है, सारे संसार में होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए दवाई को पावर को बंद कर देते हैं, कई बार बंद भी कर देते हैं, कई बार 2 दवाइयाँ चल रही होती हैं, एक कर देते हैं, उनकी पावर को 150 से 75 कर देते हैं। तो ये तो एक ज्ञान है, अनुभव है, उस हिसाब से दवाई की पावर को ऊंचा नीचा करके और उसकी ब्लीडिंग को हम रोक लेते हैं, और 99% टाइम ब्लीडिंग रुक जाती है। जी सर, ये हो गई स्टेंट की बात, जहां पर समस्या थोड़ी कम थी। अब समस्याएं बढ़ जाती हैं तो बाईपास सर्जरी आप लोग करते हैं। तो ये कहां पर आती है सर, जब बहुत सारी नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं या 100% की ब्लॉकेज होती है, बाईपास की जरूरत कहां पर पड़ती है? जनरली अगर किसी पेशेंट को शुगर है और उसकी तीनों नसें बंद है, फर्स्ट चॉइस शुड बी बाईपास। फर्स्ट चॉइस शुड बी बाईपास। अगर डायबिटीज साथ में है, अगर डायबिटीज नहीं है तो फिर हम एक नस को खोल दिया, महीने बाद दूसरी खोल दी, 2 महीने बाद तीसरी खोल दी। बाईपास की कॉम्प्लिकेशन स्टेंटिंग से बहुत ज़्यादा है। अगर किसी का मरीज का काम स्टेंटिंग से चल जाए तो बाईपास को हम अवॉइड करते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ स्टेंट डल नहीं सकता, अगर जैसे हम उसको कहते हैं लेफ्ट मेन डिजीज़। लेफ्ट मेन होती है कि जहाँ से वो नस शुरू हो रही है लेफ्ट साइड की, उसको लेफ्ट मेन कहते हैं। उसके जंक्शन पे 2 नसें होती हैं, एक का नाम होता है एलएडी, एक का नाम होता है सर्कमफ्लेक्स। मान लो उस पर्टिकुलर जंक्शन के ऊपर ब्लॉकेज है, आजकल तो बल्कि वहाँ भी स्टेंट डल जाता है, आजकल वहाँ भी स्टेंट जल जाता है। आज की डेट में जो इंडिकेशन है, बाईपास सर्जरी वाले जो डॉक्टर हैं कंपैरेटिवली खाली हैं, क्योंकि स्टेंट इतने एडवांस्ड हो गए हैं, टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि जिन मरीज़ों में पहले हम सोचते ही नहीं थे बाईपास की, बाईपास ही सोचते थे, उनमें भी आजकल स्टेंटिंग हो जाती है। तो ये तो समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, साइंस की एडवांसमेंट होती है। मगर बाईपास में मोटे तौर पे अगर किसी मरीज़ में स्टेंट नहीं डल सकता है, कैल्शियम ज़्यादा है, आर्टरी सख्त हैं, वो खुल ही नहीं पाएंगी, खोलने के लिए गुब्बारा फट जाएगा, हमने प्रयास किया, गुब्बारा फट गया, नहीं खुल पाई,
एक और टेक्निक्स बहुत सारी हैं, वो सब टेक्निक हमने यूज़ कर ली, नहीं खुली नस, फिर भी पेशेंट की तकलीफ़ में है और तीनों नसें बंद हैं और आपकी डायबिटीज़ है साथ में, तो डेफिनेटली हम उसकी एंजियोग्राफी से डिसाइड करते हैं कि इसका काम बिना बाईपास के नहीं चलेगा, तब हम बाईपास का एडवाइस करते हैं। सर उसमें समटाइम्स ऐसा बताते हैं, तो मैं चाहूँगा आप पब्लिक को भी बताएं, डाउट्स बहुत होते हैं लोगों को उस चीज़ में कि टांग से या जांग से नस निकाल ली जाती है और उसको वहाँ जोड़ दिया जाता है, वो क्या चीज़ है, कैसे किया जाता है वो? उसमें क्या होता है कि जब भी मैंने आपको जैसे कहा बाईपास का मतलब क्या है, हमारे सोनीपत की हम बात करें तो सोनीपत में अगर हमने मान लो गोहाना जाना है तो सरकार ने जो है एक बाईपास बना रखा है जो जीटी रोड से सड़क निकल के और गोहाना रोड को जा रही है बिना आपके गीता भवन रोड को क्रॉस किए हुए, वो बाईपास है। तो हमने एक अल्टरनेटिव रूट बना दिया, तो ये उसको जो नस होती है उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं। दो प्रकार के ग्राफ्ट होते हैं, एक होता है आर्टरी का ग्राफ, आर्टीरियल ग्राफ। आर्टरी होती है जो हार्ट से लेके पैर तक, हाथ तक ब्लड को लेके जा रही है, उसको आर्टरी कहते हैं। और जो नस सॉरी ब्लड को लेके हार्ट तक आ रही है उसको वेन कहते हैं। एक होता है आर्टीरियल ग्राफ्ट, एक होता है वीनस ग्राफ्ट। प्रेफर हम करते हैं आर्टीरियल ग्राफ्ट। आर्टीरियल ग्राफ्ट क्या है कि वो नस जो खून के लेके जा रही है उसका हम बाईपास बना के और उस ब्लॉकेज को बाईपास कर देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भगवान ने दे रखी है नस, इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो है वो एक आर्टरी का नाम है, उसको हम सीधा अंदर ही अंदर हमने छाती खोला और उस आर्टरी को खोल के और नीचे हमने जोड़ दिया, आर्टीरियल ग्राफ्ट। हम यहां से भी ग्राफ्ट लेते हैं, ये आर्टीरियल ग्राफ्ट होते हैं। पैर के जो ग्राफ्ट होते हैं वो वीनस ग्राफ्ट होते हैं। वीनस ग्राफ्ट की जो एज है 7 से 8 साल है। आर्टीरियल ग्राफ्ट अगर ढंग से लगाया जाए कई साल चल जाते हैं। ऐसे मरीज भी हमने देखे हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए आर्टीरियल ग्राफ्ट लगे हुए, बढ़िया चल रहा है उनका। तो सर ये जो 7 से 8 साल की आप वीनस ग्राफ्ट की बता रहे हैं, जो ब्लड लेकर के जा रही हैं हार्ट तक, वो 8 साल बाद फिर दोबारा हार्ट अटैक होने के चांस है? आपको मैं एक बड़ा बढ़िया सा किस्सा बताता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनको डायबिटीज़ है, उनको हार्ट अटैक हुआ, पहले उनको स्टेंट डला, दोबारा हार्ट अटैक हो गया, दोबारा स्टेंट डला, तीसरी बार फिर हार्ट अटैक हो गया, फिर उनकी बाईपास सर्जरी हुई, फिर हार्ट अटैक हो गया, बाईपास सर्जरी के अंदर ही स्टेंट डाला गया। जो बाईपास सर्जरी के ग्राफ्ट थे उनको खोल के उन ग्राफ्ट में स्टेंट डाला गया, फिर वो ब्लॉक हो गए तो उनकी दोबारा बाईपास सर्जरी हुई। वो तो प्रधानमंत्री थे, उनके पास तो दुनिया की सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर थे, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां थी। उस व्यक्ति को भी 3 बार स्टेंटिंग, 2 बार बाईपास। ये प्रकृति का नियम है कि ब्लॉकेज समय के साथ बढ़ेगी ही। आपने स्टेंट डलवा दिया या बाईपास करा ली, इसका यह अर्थ नहीं है आप अमर हो गए, मृत्यु तो सबकी निश्चित है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2 बार बाईपास सर्जरी हुई है, उसको हम कहते हैं रीडू सर्जरी। बॉम्बे से स्पेशल डॉक्टर आए थे, डॉक्टर पांड्या उनका नाम था, एशियन हॉस्पिटल से, ऐसे किसी हॉस्पिटल से आए थे, उन्होंने उनकी दोबारा से बाईपास सर्जरी की थी। दोबारा से बाईपास करना अपने आप में बहुत बड़ा डेंजरस काम होता है। तो प्रधानमंत्री की भी 2 बार बाईपास और 3 बार 4 बार स्टेंटिंग हुई। तो ये तो सब भगवान की बनाई चीज़ें, क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी। आप स्टेंट लगाते हो फिर बंद हो गया, स्टेंट लगाया फिर बंद हो गया। मान लो ना होते, एक आम आदमी तो कहेगा डॉक्टर ने मेरे को लूट लिया, डॉक्टर ने मेरे को मिसगाइड कर दिया, डॉक्टर ने छल्ला लगाया था, छल्ला फेल हो गया, बाईपास करी थी, छल्ला फेल हो गया, ठीक से इलाज नहीं किया होगा उसने, कहीं ना कहीं गड़बड़ है डॉक्टर में। मगर ऐसा थोड़ी होता है। प्रकृति के नियम के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं। हम टेक्निकली उस वर्ड को यूज करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका मतलब होता है हमारे शरीर की सब नसों के अंदर धीरे 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 एक जमता चला जाता है मटेरियल, एथिरोमा बनता चला जाता है, जो उसके डायमीटर को, आर्टरी के डायमीटर को घटाता चला जाता है। उस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। दैट स्टार्ट्स जैसे हम पैदा होते हैं और जैसे हम मरते हैं, वो धीरे 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 चल रही है प्रोसेस। किसी की तेज है, किसी की धीमी है। जिसकी धीमी होती है गति, उसको कुछ भी नहीं होता। 90 साल 100 साल हो गए, हार्ट अटैक हुआ ही नहीं कभी। और आजकल क्या देख रहे हैं, 25 साल में, 20 साल में, 30 साल में लोग मर रहे हैं ना हार्ट अटैक से।
डांस कर रहा था ये बंदा मर गया। क्यों नस बंद हो गई? कुछ तो कारण रहा होगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है वो हमारी प्रकृति का, जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है, वैसे ही हमारी हार्ट की नसें भी एथेरोस्क्लेरोसिस करके ब्लॉक होती रहती हैं। इसलिए बहुत बार हम देखते हैं, हमने छल्ला लगवाया था जी, 6 साल बाद वो छल्ला बंद हो गया, 10 साल बाद वो छल्ला बंद हो गया, 8 साल बाद वो छल्ला बंद हो गया, दोबारा लगाना पड़ा। तो ये एक प्रकृति का नियम होता है। आप उसमें डॉक्टर को गोली लेके खड़े हो जाए, जी आपने छल्ला डाला था जी, छल्ला कैसे बंद हो गया जी, आपने गलती की थी जी, आपने, ये तो सब बकवासबाजी है। आप भगवान से नहीं लड़ सकते, डॉक्टर से लड़ सकते हो, भगवान से नहीं लड़ सकते। बहुत कमाल की सर आपने बात बताई कि 3 बार की स्टंट प्लेसमेंट और बाईपास के बाद दोबारा स्टंट प्लेसमेंट, फिर एक दोबारा बाईपास। तो ये बात तो सत्य है कि जिसकी जितनी सांसें लिखी हुई हैं वो कोई नहीं छीन सकता उससे। हाँ, डॉक्टर अपना काम करते हैं। तो आपने ये चीज, एग्जाम्पल जो आपने दिया, ये बड़ा फिट बैठता है उस चीज पर कि जब तक सांसें हैं तब तक जिएगा। अब सर और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें हम कहते हैं पेस मेकर, मैकेनिकल हार्ट, और इसके बाद एक और चीज है ट्रांसप्लांट जिसे हम कहते हैं, उस पर इसके बाद आएंगे। ये पेस मेकर और मैकेनिकल हार्ट क्या सेम चीज है या डिफरेंट है? ये अलग चीजें हैं दोनों। पेसमेकर जो है, हार्ट हमारा, हार्ट के 4 कमरे होते हैं, 4 दरवाजे होते हैं, जिसको आप ये देखो कि उनको हम कहते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये उनके नाम है, उनके दरवाजे होते हैं, वेल्व जिनको कहते हैं। हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं। हार्ट अटैक में सिर्फ जो नसों की ब्लॉकेज है उसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट के वेल्व की प्रॉब्लम है उसको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। हार्ट के वेल्व लीक हो जाते हैं। हार्ट की मसल की जो प्रॉब्लम है, हार्ट के मसल कमज़ोर हो जाते हैं। हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाता है जिसको पेरिकार्डियल एफियूजन कहते हैं। ऐसे ही हार्ट का एक मीटर है। हार्ट के अंदर एक भगवान ने मीटर बना रखा है, उसका नाम है एसए नोड। उस मीटर से हमारे दिल की धड़कन कंट्रोल होती है। नॉर्मली 60 से 90 पर मिनट वो एसए नोड जो है हमारे को, हार्ट को हमारे सिग्नल भेजता है, करंट भेजता है, और उस गति से हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। अगर उसमें खराबी आ गई, अगर वो लो साइड में चला गया, डिजनरेट हो गया, तो हार्ट की गति कम हो जाती है। और हार्ट की गति अगर मान लो 50 से कम हो जाए, 40 पहुंच जाए, 35 पहुंच जाए, 20 पहुंच जाए, हम देखते हैं लोगों की पहुंच जाती है, पेशेंट को चक्कर आ जाएगा, वो गिर जाएगा, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, उसको हम कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। जब वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की स्थिति होती है कि और आपकी जो एसए नोड काम नहीं कर रही है, तो अगर हम उसको एक साधन साथ में नहीं लगाएंगे तो पेशेंट की डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। तो उस जब हार्ट की गति 40 से कम हो गई, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पेशेंट चला गया, वो जो मशीन लगती है उसको कहते हैं पेसमेकर। उस पेसमेकर बहुत प्रकार के होते हैं, सिंगल चैम्बर पेसमेकर, ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर, रेट रिस्पॉन्स पेसमेकर। हर मरीज़ की अलग अलग होती है, उनकी कॉस्ट भी अलग होती है। 1 लाख से लेके 5 लाख 7 लाख तक आते हैं। तो वो पेसमेकर उसका नाम है जो लेसर हार्ट की गति को, कम हार्ट की गति को, जब हार्ट की गति 40 से कम हो जाती है, उसको पेशेंट को ज़िंदा रखने के लिए जो डिवाइस लगाया जाता है, जो मशीन लगाई जाती है, वो छोटी सी होती है, यहाँ लग जाती है, यहाँ लग जाती है स्किन के नीचे, और यहाँ से एक तार हमारे हार्ट में चली जाती है, यहाँ लगी और वो तार जो है वो हार्ट में चली गई, और उसी गति से यहाँ उसकी बैटरी होती है, जो बैटरी की लाइफ 7-8 साल होती है। तो वो जितनी बार वो धड़कता है उतनी बार वो नीचे, जैसे ही वो हार्ट की गति कम होती है वो टेक ओवर कर लेता है। सर फिर बैटरी रिप्लेस की जाती है कुछ समय बाद? बैटरी रिप्लेस हो जाती है, तो वो चलता रहता है जब तक सांसें हैं व्यक्ति की? चलता है। मैं तो 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ जिनको हमने 40 साल पहले पेसमेकर लगाया था, अभी भी जिंदा है। ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्या हुआ, 2-4 बार उनकी 2 बार 10 साल के बाद बैटरी चेंज हो गई है जी। ऐसे मरीज भी हैं हमारे पास। तो इंडिकेशन दे देता है, उसके बाद उसकी धड़कन में प्रॉब्लम आएगी, उसको चेक कराते हैं, उसको हम कहते हैं पेसमेकर इंटेरोगेशन। एक बाहर की मशीन आती है, वो देखते हैं कि पेसमेकर की बैटरी कितनी बची हुई है, उस बैटरी को चेक किया जाता है, टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग करानी चाहिए उस मशीन से, उससे हमें पता लग जाता है, तो उससे पेशेंट की जान बची रहती है। मैकेनिकल हार्ट क्या चीज़ है सर? मैकेनिकल हार्ट और आर्टिफिशियल हार्ट एक ही चीज़ है। वो उसमें क्या होता है कि जो नीचे के हमारे 2 चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल जिसे कहते हैं, तो वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी है, अभी बहुत फेमस तो नहीं है, बहुत कम जगह पे कार्डियक ट्रांसप्लांट हो रहा है। एम्स में हुआ है, बॉम्बे में हो जाता है, चेन्नई में हो जाता है, तो हो रहे हैं वो काम। बाहर के देशों में ज़्यादा होता है, बट अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो स्थिति अभी नहीं है।
चेंज कम किए जाते हैं, कम लोगों में होता है मैकेनिकल हार्ट? कम लोगों में होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि अभी वो मैं कह रहा हूँ कि अभी सक्सेसफुल वो चीज़ नहीं है। एक होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, मैकेनिकल हार्ट और हार्ट ट्रांसप्लांट में अलग है। मैकेनिकल हार्ट अलग चीज़ है, हार्ट ट्रांसप्लांट क्या है, मेरी मान लो अभी डेथ हो गई, अभी डेथ हो जाए, हॉस्पिटल के अंदर मैं हूँ और मैंने कहा जी मेरा हार्ट किसी और मरीज़ को दे दिया जाए, तो मेरे हार्ट को निकाल के दूसरे के मरीज़ के अंदर वो हार्ट को लगा देना, ये हार्ट ट्रांसप्लांट है। जिंदा मैं मरा और मेरा हार्ट ठीक काम कर रहा है, मेरे हार्ट को निकाल के आपके हार्ट के अंदर, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, आपके हार्ट को हटाया, मेरे हार्ट को लगा दिया, ये हार्ट ट्रांसप्लांट है जी। मैकेनिकल हार्ट है कि एक एक्सटर्नल डिवाइस है बना हुआ हार्ट का, जो आपके हार्ट के अंदर फिट कर गया, दोनों में अंतर है। तो सर ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है एक आदमी का निकाल करके दूसरे में लगा देना, ये तो पहले आंखों का डोनेशन मैंने सुना, आई डोनेशन, उसी तरह आंखों का, किडनी का, अब तो हार्ट लीवर का होता है। आप देखो ना किडनी का कितना फेमस है, लीवर का कितना फेमस है, कॉर्निया जो लगाई जाती है, जो कहते हैं जी आंख दान दे दी, ट्रांसप्लांट ही तो है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, कॉमन हो गया ये कॉमन है। हो सकता है आने वाले 10, 15, 20 साल में हार्ट ट्रांसप्लांट भी धीरे धीरे कॉमन हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सर्जरी आई थिंक रहती होगी सर हार्ट ट्रांसप्लांट की? बड़ी सर्जरी है, डेफिनेटली बड़ी सर्जरी है, तो सर कम सेंटर में होती है। कितने समय तक दिल ठीक रहता है डेथ के बाद? भगवान ने ना हार्डली समय तो दिया है, कुल डेथ जो होती है वो 3 मिनट से लेके 5 मिनट में, अगर हमने हार्ट को रिवाइव नहीं किया, हार्ट चल रहा है आपका और 3 मिनट में हार्ट रिवाइव नहीं किया तो इंसान मर जाता है। समय कहाँ है, समय तो है नहीं। तो उसको फिर किस तरह सर निकाला जाता है? पाइप्स के थ्रू पंपिंग होती है उसमें? निकाल के आप देखो ना, उसको चालू किया जाता है। आपने सुना होगा ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं, हार्ट को ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनते हैं कि रास्ते में कोई ब्लॉकेज नहीं है जी, ले जाया जाता है। उसका एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है अभी वो आप ये कहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो गई है, ऐसा तो नहीं कह सकते। फेलियर रेट अभी ज्यादा है, वो आने वाले समय की बातें हैं। किसी और का निकाल करके सारी नसें जोड़ देना उसकी, और ये है तो सही, अवेलेबल तो हैं चीजें। तो दोस्तों हमने हर तरह की लगभग बात करने का यहाँ पर प्रयास किया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सर की लाइफ जर्नी कैसी रही। अब थोड़ा पर्सनल आ जाते हैं सर। एक किस्सा है कि दोस्तों से जो है 10-10 रुपए उधार मांगा करते थे और जीवन यापन उस समय होता था। वो दौर है और एक आज का दौर है, कैसे देखते हैं? और वो समय कैसा था और आज का समय कैसा है? ये बात आपने जो पूछी है ये बिल्कुल सत्य है। ये बात है 1981 की। मेरी शादी हुई थी 7 जुलाई 1981 को, और शादी से पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं प्रैक्टिस नहीं करने वाला, मैं ट्राइबल एरिया में जाऊंगा, तो अगर आप ट्राइबल एरिया में मेरे साथ चलने को तैयार होंगी तो मेरे से शादी कीजिए, नहीं तो नहीं। तो बहुत सारी ऑप्शंस आई, तो कहाँ लोग तैयार होते हैं ट्राइबल एरिया में जंगल में जाके रहना। तो मेरी वाइफ ने हाँ कर दी। तो 7 जुलाई को मेरी शादी हुई थी और 1 अगस्त को हम लोग ट्राइबल एरिया के लिए चले गए थे। हम कतिंगिया जगह है, गांव का नाम है कतिंगिया, डिस्ट्रिक्ट फुलवानी, उड़ीसा में। आपने कालाहांडी का नाम सुना होगा, जिसमें स्टारवेशन डेथ मीन भूख से मृत्यु, जिनको खाना नहीं मिला और आदमी मर गए, उसको कहते हैं स्टारवेशन डेथ। स्टारवेशन डेथ कालाहांडी और फुलवानी ज़िले में, उड़ीसा में, देश में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी एक ज़माने में। मैं 1980 और 90s की बात कर रहा हूँ। तो एक संस्था है जिसका नाम है वनवासी कल्याण आश्रम। ये एक ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल एरिया में काम करती है। उसके थ्रू हम वहाँ पहुँच गए ट्राइबल एरिया में। कतिंगिया गाँव में एक झोपड़ी थी, छोटी सी, जैसे झोपड़ी आम होती है वैसी ही झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक खाट आ सकती थी बस। तो वो हमें दे दी गई जी, आप यहाँ पे। और पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के, सामने एक झोपड़ी के सामने पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक टूटी हुई कुर्सी थी, टूटी हुई मेज़ थी, जिसके ऊपर बैठ के और मरीज़ ऐसे लाइन में सीधे बैठे होते थे। तो अब खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो मेडिकल कॉलेज में हमारे जो मित्र थे जिन्होंने हमारी लाइफ जर्नी को देखा, जब हम वहाँ से गए तो 30 ऐसे हमारे दोस्तों ने 10 रुपये महीना, तो टोटल 300 रुपये हो गए। उन दिनों में ये UPI नहीं था, मोबाइल से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे पैसे, मनी ऑर्डर से पैसे आते थे। वो मनी ऑर्डर किया जाता था रोहतक मेडिकल कॉलेज में। उसको रोहतक से कतिंगिया गांव उड़ीसा तक पहुंचने में आप सोचो कितने दिन लगते होंगे, कम से कम भी 20 से 30 दिन।
वो 300 रुपये 20 से 30 दिन के बाद हमारे पास आया करते थे, जहाँ हम 300 रुपये महीने से हम दोनों पति पत्नी अपनी दाल रोटी खाते थे। वो हम क्या करते थे, वहाँ पे हाट लगते हैं, हाट में क्या होता है कि जहाँ हम रहते थे उससे 8-10 किलोमीटर दूर बाज़ार सा लगता है। तो हम थैला सा उठा के और हर बुधवार को जाते थे, वहाँ से अपनी दाल सब्जी रोटी वो ख़रीद के लाते, आटा ख़रीद के लाते थे और उनसे हम खाते थे। बट वो हमें दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। उससे अच्छी ज़िंदगी नहीं हो सकती। झोपड़ी में रहते थे बिल्कुल, उस झोपड़ी में रहते रहते हम 300 रुपये महीने से हम गुजारा कर लेते थे। और एक दिन क्या हुआ, रात का समय था, रात को बहुत तेज़ बरसात हुई और वो झोपड़ी है वो गिर गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम बाहर निकले। अगले दिन हमने झोपड़ी दोबारा बनवाई। तो वो एक लाइफ का दौर था, उसमें बहुत आनंद था। मेरे को कोई उसका मलाल नहीं है, मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी ज़िंदगी जी। ये लाइफ तो सब आर्टिफिशियल लाइफ है। ये गार्डन, ये घर, ये हॉस्पिटल, ये तो सब, ये रियल जो लाइफ है वो वही लाइफ थी, गोल्डन लाइफ वही थी। ये एक एज बीत जाने के बाद ये बात कह रहे हैं, या उस समय भी ऐसा था, या जवानी के जोश में आदमी भागता है इन चीज़ों के पीछे, गाड़ी भी हो और बड़ा हॉस्पिटल भी मैं बनाऊं और 5-7 डॉक्टर्स भी मेरे पास काम कर रहे हों, ऐसी एस्पिरेशंस होती हैं? वो एस्पिरेशन थी नहीं उन दिनों में। ट्राइबल एरिया में जाना, वहाँ पे रहना, बिना तनख्वाह काम करना, झोपड़ी में रहना, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, जहाँ पे आप तिये में रह रहे हो, ये इट इज़ ईजियर सेड देन डन। इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ ईजियर सेड देन डन। बिल्कुल। बट इट हैज़ बीन डन। वो सब, मैं घूम के एक ही बात कहूँगा, वो सब प्रेरणा भगवान देते हैं। वो सब शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, डिटर्मिनेशन, थॉट प्रोसेस, वो सब ईश्वर की दी चीज़ है। तो वो जैसा उसने चाहा उसने हमारे से करा लिया। उसने हमारे से चाहना था कि ये काम आपने करना है, 2 साल हमने कर दिया। उसके बाद परिस्थितियाँ कुछ पारिवारिक बदल गई, हमें लौट के आना पड़ा, वो एक अलग चीज़ है। बट वो हमें उस बात का कोई, हमें गर्व है उस बात का कि हमने वो काम किया। मतलब ज़िंदगी के कुछ तो पॉजिटिव काम करने ही चाहिए ना इंसान को। सारा अपने लिए क्या होता है? बहुत बढ़िया सर, अच्छा काम आपने किया और मैं समझता हूँ आज भी लोग कर रहे हैं, तभी धरती स्टेबल है कि कहीं ना कहीं अच्छाई जिंदा है। अब हम एक चीज़ पे आ जाते हैं कि इस हार्ट अटैक से, या हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, हार्ट अटैक से बचें कैसे, उसे स्वस्थ कैसे रखें, कोई ऐसी चीज़ें आप बताएं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, हार्ट अटैक के जो कारण होते हैं ना, 2 तरह के कारण होते हैं। एक है जो हम अपनी भाषा में कहते हैं रिवर्सिबल, एक है नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जिनको हम ठीक कर सकते हैं, नॉन रिवर्सिबल का मतलब जिनको हम कारण को ठीक नहीं कर सकते। नॉन रिवर्सिबल कारण क्या है? हमारे जीन्स। अगर हमारे परिवार में हार्ट अटैक है तो हम भी उससे सफ़र कर सकते हैं। जेनेटिक हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक इज़ ए जेनेटिक डिजीज़। जैसे डायबिटीज़, ब्लड शुगर, आपकी हाइपरटेंशन, दमा, वैसे ही हार्ट अटैक भी एक जेनेटिक बीमारी है। आप जीन्स थोड़ी बदल सकते हैं। नंबर 2, आपकी एज आप रिवर्स नहीं कर सकते। 80 के हैं तो 80 के हैं, 70 के हैं तो 70 के हैं, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो जीन्स को आप रिवर्स नहीं कर सकते, एज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल क्या है? सबसे पहला है स्मोकिंग। नो स्मोकिंग एट ऑल। यंग डेथ जो हो रही है 20 साल में, 25 साल में, डांस कर रहे थे जी मर गया, खड़ा खड़ा मर गया जी, दौड़ते हुए मर गया जी, 25 साल का, 22 साल का, 18 साल के लड़के को हमने हार्ट अटैक में स्टेंट डलवाया हुआ। 18 साल, आप सोचिए। क्यों? स्मोकिंग करते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं। स्मोकिंग, ड्रग्स, फास्ट फूड, ये हार्ट अटैक के कारण है। सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। दूसरा जो कारण है, जो रिवर्सिबल, जो ठीक किया जा सकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, अपना टाइम के ऊपर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, जिसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं, वो कराइए, उसको कंट्रोल में रखिए, प्रतिदिन सैर करिए, दौड़ लगाइए, भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। सारा कुछ मैं ही ठीक करने वाला हूँ ज़िंदगी में, मैं ही करना है, ऐसा नहीं होता है। ये असत्य है जीवन का। उसके ऊपर भरोसा रखिए, उसका नाम लीजिए, शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, स्वीकार करना सीखिए। जीवन में जो मिला है उसको स्वीकार करना भी तो सीखना जरूरी है ना। तो मेडिटेशन कीजिए। ये रिवर्सिबल कॉज है। अब अगर आप ये सब करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, शुगर कंट्रोल रखेंगे, ब्लड प्रेशर ठीक रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखेंगे,
अपना मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक खाना खाएंगे, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम है। जीरो तो नहीं है बट डेफिनेटली घटते तो हैं ही। सर अफीम खाने से खून पतला होता है, हार्ट अटैक के चांस कम होते हैं, किसने कह दिया आपको? ये मैं चाहता हूं संदेश दें, ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं। नहीं 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 नहीं, लोग मेरे पास आके कहते हैं जी दारू पीने से खून पतला हो जाता है। कौन कहता है ये? बिल्कुल, ये अगला सवाल मेरा यही था। अगला सवाल आपका मैं पहले ही जवाब दे रहा हूँ। कोई भी ड्रग, कोई भी, आप देखिए बड़ी विचित्र बात है, अल्कोहल का चलन देश में कैसे हुआ? विदेशों से आई चीज है। हमारे लिए यहाँ तो दूध लस्सी वाले लोग हैं, हम तो, हमारा देश तो दूध लस्सी वाला है, शिकंजी वाला लोग हैं हम तो, रूह अफ़ज़ा पीने वाले लोग हैं। दारू कहां से आ गई? दारू आ गई विदेश से। पहले लड़कियां नहीं पीती थी, अब लड़कियां भी दारू पी रही हैं। स्मोकिंग आ गई विदेशों से, आ गई, कल्चर में घुस गई है। लेडीज नहीं पीती थी, लेडीज स्मोकिंग करती हैं, लेडीज दारू पीती हैं। आप जाके देखो, ये सत्य कह रहा हूं मैं, असत्य तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप ड्रग्स घुस रही हैं, अफीम घुस रही है जी, गांजा घुस रहा है जी, इंजेक्शन घुस रहे हैं जी, आपकी आजकल तो ई सिगरेट आ गई हैं जी। तो क्या ये, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो स्मोकिंग करते हैं, 40 साल की उम्र में स्टेंट लग गया उनको, तो क्या कहेंगे उसको? डॉक्टर हिमसेल्फ ही नोज दी कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। रोके कौन उनको? कौन रोके? खुद तो रुकना पड़ेगा, खुद को खुद रोकना पड़ता है ना। मैं आपको कहूं जी स्मोकिंग मत करो, आप बिल्कुल नहीं मानोगे। जब तक आपका मन आपको नहीं रोकेगा तब तक आप नहीं मानने वाले। तो ये तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है देश के अंदर, उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ, आप कैसे रोक सकते हैं? मेरा तो कहना यह है, नो ड्रग, नो स्मोकिंग। अल्कोहल का क्या मतलब है? मान लो लेना भी है किसी ने, ठीक है यार, कभी खुशी का मौका आपने ले ली, कभी। यहाँ तो बिना दारू पिए रात को नींद नहीं आती लोगों को, तो उसके बाद लीवर नहीं बैठेगा, हार्ट अटैक नहीं होंगे। हार्ट के अंदर एक बीमारी है जिसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की मसल की डिजीज को कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। एक बीमारी है जिसे कहते हैं एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी। दारू पीने से हार्ट के मसल का कमजोर हो जाना इज ए डिजीज नोन एज एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी। आप पिएंगे तो फिर हार्ट के मसल को क्या होगा? फेलियर में जाएगा ही, फिर लगवाते रहिएगा मशीनें। एक सर, हार्ट फेल हो जाना, इस ये क्या चीज होती है? हार्ट हमारा पंप की तरह काम करता है। हार्ट हमारा ऐसे काम कर रहा है, ऐसे, वो ब्लड को बाहर फेंक रहा है, ब्लड अंदर आ रहा है। एक स्थिति आती है जब हार्ट की जो पंपिंग है ऐसे की बजाय ऐसे होने लग जाती है, पूरी पंपिंग नहीं होती। जब वो पंपिंग नहीं होती तो ब्लड हार्ट के अंदर रुक गया, बैक प्रेशर लेके फेफड़ों के अंदर पानी इकट्ठा हो गया, पैरों में सूजन आ गई, लीवर बढ़ गया, यहाँ की नसें फूल गई, पेशेंट को सांस चढ़ने लग गया, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर 4 डिग्री का होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अगर आप ठीक से इलाज नहीं करेंगे तो वो स्थिति पहुंच जाएगी, अनट्रीटेबल हो जाओगे आप पैसों के थैले लिए, बैग लिए पीछे पीछे भागोगे, डॉक्टर आगे आगे भागेगा, ले लो जी मेरा हार्ट फेलियर ठीक कर दो, फिर आप ये ठीक कर दो, अब कुछ नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाता है आदमी, इन्हीं कारणों से तो जाता है। वेरिकोस वेन एक डिसीज है सर, नसें फूल जाती हैं लोगों की समटाइम्स, क्या वो हार्ट से संबंधित है? नहीं, वेरिकोस वेन्स का हार्ट से कोई संबंध नहीं है। वेरिकोस वेन्स पैर में होती हैं और वो वेरिकोस वेन्स जो है हमारी फूल जाती हैं क्योंकि उसके वेल्व जो होते हैं अंदर, उसके वेल्व जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो लीक करने लग जाते हैं, ब्लड को ऊपर नहीं भेज पा रहे होते, वो वापस ब्लड चला जाता है तो वेन्स फूल जाती हैं। तो आजकल तो उसका इलाज है, लेजर से उसका इलाज हो जाता है। हार्ट से कोई संबंध नहीं है? हार्ट से संबंध नहीं है उसका। जी सर, कुछ लोग गोलियां भी खाते हैं अन्यथा, जिस तरह अफीम और शराब का उपयोग तो कुछ लोग नहीं करते, भाई ये ड्रग्स हैं, वो डिस्प्रिन या इस तरह की कुछ और गोलियां खाते हैं, भाई इनसे भी खून पतला रहता है। डिस्प्रिन एक नोन है खून पतला करने की दवाई, हर हार्ट का पेशेंट डिस्प्रिन को उसको लेनी पड़ती है। 100% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक, मैं हार्ट अटैक यूज कर रहा हूँ, पेस मेकर मसल की बीमारी में उनकी बात नहीं कर रहा। जिन भी मरीजों को हार्ट अटैक है, जिन भी मरीजों को ब्लॉकेज है, डिस्प्रिन तो उनकी जैसे रोटी पानी है वैसे ही होती है। 150 मिलीग्राम जनरली हम देते हैं, कभी कोई 75 भी देते हैं, वो तो रोज खानी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग और भी जो है दवाइयों को डेली यूज में ले आते हैं, फिर उनको आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है।
नहीं, एडिक्शन वाली हार्ट की कोई दवाइयाँ नहीं है, केवल 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो हार्ट के मरीजों को देनी अति आवश्यक है। नंबर 1 खून पतला करने की दवाई, वो अलग अलग प्रकार की हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बीमारी क्या है, डिस्प्रिन उनमें से एक है, तो वो एक देनी पड़ेगी। दूसरी है स्टैटिन, उसका क्लास है स्टैटिन, जैसे अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ऐसे सिम्वास्टैटिन, वो एक मस्ट मेडिसिन है जो हार्ट अटैक से दोबारा हार्ट अटैक होने से पेशेंट को रोकती है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है। वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को नहीं घटाती। एक बड़ा भ्रम है लोगों में कि वो तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो मैं वो स्टैटिन क्यों लूँ। नहीं, वो स्टैटिन को तो जो है कोलेस्ट्रॉल को तो घटाती है, मगर वो 6 और फायदे दे के हार्ट अटैक से, ब्रेन अटैक से, आँखों को, गुर्दे को, पैरों की नसों को ब्लॉक होने से रोकती है। उस क्लास का नाम है स्टैटिन्स। 100% पेशेंट्स को स्टैटिन लेनी ही चाहिए। मैं खुद ले रहा हूँ, मैं डिस्प्रिन भी लेता हूँ और मैं स्टैटिन भी लेता हूँ। अब आपके ऊपर भी थोड़ा सा मैं आता हूँ, कभी हार्ट की कोई दिक्कत आई या भगवान ने मेहर रखी है कि भाई बत्रा जी आपने सबके ठीक करें, आपका स्वस्थ रहेगा? देखो, मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरे परिवार में जेनेटिक हार्ट अटैक है। मेरे फादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई, मेरे अंकल की डेथ हार्ट अटैक से हुई, मेरे ब्रदर की डेथ बड़े ब्रदर की डेथ हार्ट अटैक से हुई, मेरी सिस्टर की डेथ हार्ट अटैक से हुई। मेरा नंबर कब लग जाए मुझे क्या पता, हो सकता है आपकी इस मीटिंग के बाद मुझे हो जाए हार्ट अटैक, तो कोई हैरानी की बात थोड़ी है, जाना तो सबने है। किसी ने हार्ट अटैक से, किसी ने कैंसर से, किसी ने एक्सीडेंट से, मृत्यु तो निश्चित है। उससे किस लिए डरना, उससे किस लिए डरना, मेरे मन में कोई डर नहीं है। हाँ, हार्ट अटैक होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जेनेटिकली, जैसे मैंने कहा, अनुवांशिक हार्ट अटैक है मेरे परिवार में, मुझे भी कभी हो सकता है, तो आई एम रेडी फॉर इट। बहुत बढ़िया सर, नॉलेजेबल सेशन आपके साथ आज रहा है और मैं समझता हूँ पब्लिक को बहुत सारी जानकारियां हमने दी हैं, कैसे बचा जा सकता है, किन चीज़ों का प्रयोग ना करें। और दोस्तों, डॉक्टर साहब की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कैसे 300 रुपए का एक समय था कि दूसरों से मांगे जा रहे थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा सेटअप बनाते हैं। तो ये मेहनत और कंसंट्रेशन मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सीखा बहुत कुछ जा सकता है, बशर्ते सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सर, बहुत समय आपने दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। और दोस्तों, विशाल वशिष्ठ आपसे जल्द मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। विशाल जी, ऐसा है, ये जो सेशन है, अगर कुछ लोग सुन के स्मोकिंग छोड़ दें, कुछ लोग सुन के अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लें और अपने जीवन में कुछ मेडिटेशन, कुछ सैर ये ले आएं। मेरे को हमेशा एक बात का दुख होता रहता है कि पेशेंट्स हार्ट अटैक हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, ये हार्ट अटैक है। वो गैस करते करते 20 से 25% लोग इस देश में गैस करते हुए हार्ट अटैक में मर जाते हैं, या वो गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं अनजाने में। दे डोंट रीच द राइट डॉक्टर। अब मेरे पास आंखों का मरीज आ जाए तो गलत है ना? बिल्कुल सर। मेरे पास हड्डी का मरीज आ जाए तो गलत है ना? जो हार्ट का काम हार्ट वाला डॉक्टर करे, हार्ट वाले डॉक्टर के पास पहुंचो, समय पे पहुंचो, समय पे पहुंचो। हमारी भाषा में कहते हैं टाइम इज मसल। प्रकृति ने 90 मिनटों का टाइम दिया है, कुल 90 मिनटों का। अगर आपको छाती में दर्द हुआ और हार्ट अटैक है, 90 मिनटों में अगर आपकी नस खोल दी जाए, आप 99% उम्मीद है आप ठीक हो जाओगे। ये कॉस्टली ट्रीटमेंट, ये छल्ले, ये एंजियोग्राफी, लाखों का इलाज आपको नहीं कराना पड़ेगा। आप कुल 8, 10, 15 हज़ार में ठीक हो जाओगे। मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। 2000 का टीका लगता है, कुल 48 से 72 घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा। क्या है लंबी चौड़ी बात? समय पे तो पहुंचो डॉक्टर के पास। टाइम इज मसल। समय पे उचित डॉक्टर के पास पहुंचो। मैं नहीं कहता मेरे पास पहुंचो, मैं नहीं कह रहा, इस संदेश को ये मत मान लीजिए। उचित डॉक्टर यूज कर रहा हूं मैं, बार बार वर्ड। शहर के अंदर बहुत सारे उचित डॉक्टर हैं, मैं ये भी कह रहा हूं, शहर के अंदर बहुत सारे उचित डॉक्टर हैं। केवल मैं ही हार्ट का काम करता हूं या मेरा बेटा करता है, मैं कभी ये क्लेम नहीं करता। बहुत सारे डॉक्टर हैं। उचित डॉक्टर के पास समय रहते 90 मिनटों में पहुंच जाओ। ईश्वर की कृपा होगी तो आप थोड़े से पैसों में 99% चांस है आप ठीक हो जाओ। दोस्तों, ये काम से जुड़ाव है, जाते जाते भी संदेश दे रहे हैं कि इस तरह से करके बचा जा सकता है।
ये भावनात्मक बात भी है सर कि मैं कुछ ना कुछ जाते जाते भी अच्छी चीज़ बता करके जाऊं सेशन एंड में। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं और मज़ा आया आपके साथ सेशन में। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।